ये प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ था, इसमें 625/81 की घात में था 4/3 और बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ था और दूसरा संख्या दिया था 625/81 की घात में 2/3। चूँकि यहाँ जो संख्या है और यहाँ पर जो संख्या दिया है दोनों संख्या समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातांक का नियम कहता है कि जब आधार समान हो और भाग का चिन्ह लगा हो तो घातें आपस में घट जाती है। ये वाला नियम को जब यहाँ पे लगाओगे तो ये हो गया आपका वो संख्या या जिसे आप आधार कह सकते हो, और यहाँ पे दोनों जो घातें हैं आपस में घट जाएगा तो होगा 625/81 पूरी की घात में 4/3 ऋण 2/3। अब यहाँ पे चूँकि दो परिमेय संख्याओं को घटाना है तो ये एलसीएम से हल होगा, तो यहाँ 3 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3 और आधार सेम रहेगा 625/81 की घात में। अब 3 और 3 का एलसीएम आ गया 3। अब होता क्या है एलसीएम में, जो हर होता है हर, इससे एलसीएम को भाग देते हैं और भागफल को अंश में गुणा करते हैं। तो 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और इस 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। फिर वैसे इस 3 का 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, उसका अंश में गुणा करेंगे तो 2 × 1 अर्थात 1। अब यहाँ पे ये जो आधार है इसकी घात में 4 ऋण 2 अर्थात 2 और नीचे हर में 3 था, उस 3 को लिख दिए हैं। यही आपका आंसर है। चाहो तो इसको यहाँ पे आंसर लिख सकते हो या जो पूरी संख्या की घात है उसको आप अंश के भी घात में इसी को लिख सकते हो और हर के घात में भी यही आएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है और ऊपर वाला भी सही है। ठीक है, देखो इस प्रश्न में आपके पास 3 × 9 की घात 1/2 भागित 9 की घात 3/2 है। आपको घातांक का कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न में आपको घातांक के नियमों को उपयोग करना है और उन नियमों को उपयोग करते हुए ही आपको आगे हल करना है। सबसे पहले ये नियम जो भाग का नियम आपने पढ़ा है वो लग जाएगा, यहीं पे पहले स्टेप में दिख रहा है। तो ये 3 × चूँकि ये a की घात m भागित a की घात n, जिसको हम लिखते हैं a की घात m ऋण n के जैसा ही ये भी है, इसीलिए इसे लिखेंगे 9 की घात में 1/2 ऋण 3/2। घातें आपस में घट जाएंगी जब ऐसा करोगे तो 3 × 9 की घात। अब यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम आ गया 2, इस 2 से भाग दिए 2 को एक बार में, 1 का ऊपर गुणा किए तो 1 × 1 मतलब 1। फिर 2 से भाग देंगे 2 को तो 2 एकम 2 भागफल 1 आया। इस 1 को 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब आगे 3 × 9 की घात, ये 1 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या के कारण बड़े होने के कारण ऋण 2/2 आएगा। ठीक है, 1 3 मतलब -2। इसके बाद ये 2 और 2 आपस में अंश बटे हर में आपस में भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे 2 में तो एक बार में जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 × 9 की घात ऋण 1। ये ऋण का चिन्ह को भूलना नहीं है। इसके बाद चूँकि घात में ऋणात्मक संख्या है तो सबसे पहले घात को धनात्मक बनाएंगे ये वाला सूत्र से। जब घात को ऋणात्मक से धनात्मक बनाते हैं तो यही जो अंश में है वो हर में चला जाता है और उसे 1/, के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो इसे 9 यहाँ पर अंश में है, अगर इसी को 1/9 के रूप में लिख दिया जाए अर्थात ये हर में चला जाएगा तो ये ऋणात्मक घात अब धनात्मक हो गया है। अब मैं यहाँ पे घात में 1 नहीं लिखा हूँ ना, ये चाहो तो 1 लिख भी सकते हो। यहाँ पे ऋण 1 था, अब आने के बाद ये धन 1 हो गया। अब ये आपको फाइनली मिला 3/9। ये देखो 3/9, तो 3 से 9 को जब आप काटोगे तो 3 × 9 3 बार में कट जाएगा, तो अर्थात 3/9 को आप 1/3 लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला जो टॉपिक मैं लिखा हूँ करणी। कोई अपरिमेय संख्या में अगर इस प्रकार का लिखा हुआ है, ठीक, ये एक लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एक चिन्ह बनाया हूँ, एक ऐसा चिन्ह है, इस चिन्ह के अंदर मैं a लिखा हूँ और इसमें यहाँ पर जो घात है उसको p लिखा हूँ। तो इस प्रकार की एक अपरिमेय संख्या को हम करणी कहते हैं। ये जो चिन्ह है ना वो करणी कहलाता है। तो इसमें जो लिखा हूँ a, ये है a और उसमें
ये घातांक जिसको कहते हैं वो है p। तो यहाँ पे लिखा हूँ जहाँ पर a एक धनात्मक परिमेय संख्या है या इसी को करणीगत राशि कहते हैं। आपके पास सिंपल सा ये चिन्ह मैं लगा दूँ ना, तो ये करणी का चिन्ह है, ध्यान में रखना। ये कौन सा चिन्ह है? करणी का चिन्ह है। लेकिन अगर इसमें 2 छिपा हुआ है तब आप इसको कह देते हो कि ये वर्गमूल का चिन्ह है। अगर मान लो इसी चिन्ह में अगर 3 छिपा हुआ है तब आप कह देते हो कि ये घनमूल है। जैसे इसके अंदर में मैं 2 लिख दिया और इसके अंदर में मान लो मैं लिख दिया 3, तो आप इसे वर्गमूल 2 पढ़ते हो और इसे घनमूल 3 पढ़ते हो। लेकिन बेसिकली ये जो चिन्ह है वो करणी होता है। आप इसे वर्गमूल या घनमूल किस आधार पर कहते हो? यहाँ पर जो अंक है या जो घातांक का जो अंक है, अगर ये 2 है तो ये वर्गमूल, ये 3 है तो घनमूल, इसी को यहाँ पे बताया है। ये जो p है, p, इसमें p जो दिख रहा है वो यही वाली संख्या है, इसे कहते हैं करणी का घातांक। आप लोग के लिए करणी हो सकता है नया जो कॉन्सेप्ट हो या नया चीज़ हो, लेकिन ये कोई नया नहीं है। जो आपने पहले जैसे वर्गमूल घनमूल को पढ़ा है ना, तो उसमें जो चिन्हों को आपने देखा है वही करणी है। लेकिन अंतर ये है कि ये जो करणी का घातांक, मतलब यहाँ पर जो संख्या है, जो p दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जनरलाइज्ड वे में हमने a और p से दर्शाया है। a कोई भी से एक संख्या हो सकता है और p घातांक में आपने पहले जैसे कि 2 है मान लो वहाँ पे, तो 2 को आपने वर्गमूल के रूप में जाना है, पहले पढ़ा है। और अगर वही ये वाला घातांक संख्या अगर 3 होता है तो वो कहलाता है क्या? घनमूल। तो अब आपके पास यहाँ पे ना करणियों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले आपको 5वां नंबर का सवाल बता रहा हूँ, इसके बाद 4था नंबर बताऊँगा, क्योंकि करणी को सीखने के लिए 5वां नंबर का सवाल ज़्यादा बेहतर है। इसमें जैसे कोई संख्या लिखा है, मान लो आपके पास ऐसा लिखा है ये, इसे आप क्या पढ़ते हो? वर्गमूल 8। अभी आपको प्रश्न में पूछा गया है कि क्या ये करणी है या नहीं है। तो इसे पहचानने का तरीका, वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है, इसे अगर आप वर्गमूल से बाहर निकाल पाओगे, अगर इसके अंदर जो भी संख्या है इस चिन्ह के अंदर, ठीक है, इसे अगर आप इस चिन्ह से बाहर निकाल पाए तो ये करणी नहीं है, ठीक। और अगर इस संख्या को आप इस चिन्ह से बाहर निकाल नहीं पाए तब तो ये क्या है? करणी है। 2 प्रश्न लेता हूँ, दोनों को आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 2 प्रश्न ले रहा हूँ मैं, ये देखो 64। अब ध्यान में इसे भी रखना है आपको, ये यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। अगर इस घातांक के जगह में जो वहाँ p करके दिखाया हूँ ना, उस p के जगह में अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जब 2 रहता है तो नहीं लिखते, लेकिन 2 के अलावा जब कुछ और लिखना होगा प्रश्न में तो आपको लिख कर बताएगा वो। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो अब वो क्या हो गया? घनमूल। क्या हो गया? अब ये देखो दोनों में कौन सा करणी है और कौन सा नहीं है, कैसे पहचानते हैं। अब आगे, इस अगर वर्गमूल के अंदर जो संख्या दिख रहा है 8, अगर इसे मैं छोटे रूप में और हल भी करना चाहूँगा तो इसे मैं क्या लिखूँगा? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा हुआ, ठीक। अब देखो, ऐसा करने पर आपको पता है कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा। 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं और हर एक जोड़ा उस चिन्ह से बाहर आता है। तो यहाँ से ये जो 1 2 है वो क्या आ जाएगा? बाहर। और अंदर में क्या बचा है? अभी भी 2 बचा हुआ है, ऐसे। तो इसको अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना ही हल कर सकते हैं, इसके आगे और हल नहीं कर सकते इसको। तो आपको इसको देखकर क्या समझ आया कि ये जो 8 है पूरा पूरा उस चिन्ह से बाहर नहीं निकल पाया है। क्या नहीं हो पाया? ये 8 पूरा बाहर नहीं आया उस चिन्ह से, क्योंकि इसका हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया, इसको फैक्टराइज किया, तो केवल यहाँ से एक जोड़ा 2 का ही बाहर आया, लेकिन 2 अभी भी बचा हुआ है। लेकिन
इस प्रश्न में देखो ये है क्या, घनमूल 64। चूंकि ये घनमूल है तो घनमूल में जब हम जोड़ा बनाते हैं तो 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है और फिर वो जोड़ा में से एक अंक बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जब घनमूल में 64 को हम किस संख्या को 3 बार गुणा करेंगे 64 आ सकता है? किस संख्या को? नहीं आता, अगर दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना तो अभाज्य गुणनखंड करके देखो तो आपको समझ आएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 4 गुणा 4 और ये है आपका चिन्ह। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ठीक है। तो 64 को 4 को 3 बार गुणा करके लिखा जा सकता है। अब चूंकि ये घनमूल है तो यहाँ पे 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे एक जोड़ा बना 3 अंक का 4। अब ये 4 इस पूरे चिन्ह से बाहर आ जाएगा ऐसा। तो दोनों प्रश्नों को देखकर क्या समझ आया कि हम 64 में ऐसा हम इसको तोड़कर मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 करके इस 4 को पूरा बाहर ले आए। तो अब ये चिन्ह पूरा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, क्योंकि 64 पूरा घनमूल के अंदर से पूरा बाहर निकल चुका है 4 के रूप में। तो जिन संख्याओं को आप इस चिन्ह से बाहर ले आओ तो ये जो संख्या कहलाता है क्या, ये जो है ये इसको कहोगे कि यह करणी नहीं है, करणी नहीं है, नहीं है। और इधर देखो, इस 8 को हम पूरा इस चिन्ह से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, अतः यह करणी है, अतः यह करणी है। अब कभी भूल जाओगे तो मेरी इन बातों को याद में रखना। जो करणी होता है ना, करणी ये जिद्दी होता है, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। ये जो चिन्ह बना है ना ये उसका घर है, ठीक। तो ये उसको कितना भी कोशिश कर लो लेकिन इसको अपने घर से नहीं निकाल पाओगे, जिद्दी तरीके का होता है ये संख्या। तो जब ये जिद्दी को हम कहते हैं करणी, ये क्या है, करणी। और ये क्या है, ये बहुत सीधा साधा है, इसको हम खींच के इसके घर से बाहर निकाल पाएंगे तो इसे कहेंगे कि ये करणी नहीं है। करणी मतलब जिद्दी इंसान, ठीक है। तो जिसे आप नहीं निकाल पाए वो करणी है और जिसे आप इस चिन्ह से बाहर ले आए तो वो क्या है, करणी नहीं है। तो ये इन दोनों का आंसर है। अब यहाँ तक नोट डाउन करो। तीन 3.2 के चौथा में पहला प्रश्न में लिखा है करणियों का आरोही क्रम, अर्थात आपको जो करणी दिया हुआ है उसे आरोही क्रम पे लिखना है। अब जो प्रश्न आपके पास लिखा है वर्गमूल 81 पहला संख्या, दूसरा संख्या घनमूल 64 और तीसरा संख्या लिखा है आपके पास 9th मूल मतलब 9वां मूल 512। वर्गमूल बताया था ना कैसे पढ़ते हैं, कुछ नहीं है मतलब 2 है और 2 को पढ़ते हैं वर्गमूल 81, ये 3 को पढ़ते हैं घनमूल और ये 9 अगर लिखा है तो 9वां मूल है वो। 9th रूट ऑफ 512 इसको पढ़ेंगे, 9th मूल ऑफ 512 या हिंदी में 9वां मूल 512, ठीक। ये 9वां मूल का मतलब क्या समझे कि कोई ऐसा संख्या जिसको अगर हम 9 अंकों का कोई अगर जोड़ा बन रहा होगा तभी ये बाहर आएगा। इसमें 3 अंक ऐसे होंगे जिसका एक जोड़ा बनेगा, इसमें 2 अंक कोई ऐसा मिलेगा जिसका एक जोड़ा बनकर वो बाहर निकलेगा। अभी डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, जब तक आप इसे इन चिन्हों के बाहर नहीं निकालोगे संख्या को तब तक आप इसे नहीं बता सकोगे। तो देखो 81 कौन सी संख्या का 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, 9 गुणा 9। 64 को 4 गुणा 4, 3 बार 4 का गुणा। और 512 को आपको नहीं आएगा स्टार्टिंग में तो आपको वही करना है, 512 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करके देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 512 किस अंक का 9 बार गुणा में मिल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। ठीक है, ऐसा। अब आपको बताया था अगर वर्गमूल है तो इसमें से संख्या का एक जोड़ा बनता है, दो संख्याओं का एक जोड़ा, और वो बाहर इसको, ये यहाँ पे 3 अंकों का एक जोड़ा और ये बाहर, तो यहाँ से निकल गया 4 बाहर। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 9वां रूट है, तो 9 बार आया है 2, तो उसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। अब आप बता पाओगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। कौन सा सबसे छोटा है? तो आरोही क्रम लिखते हैं, सबसे छोटा अंक पहले, तो कौन सा आएगा? 2। फिर इससे बड़ा कौन सा है? फिर उससे बड़ा 9। अब चिन्ह बताना है तुम लोग को, रुको इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ये जो मैं 2 लिखा हूँ, ये दो आंसर है किसका? 512 का। और 4 वाला आंसर किसका था? 64 का। और 9 वाला आंसर किसका है? 81 का। चलो अब चिन्ह बताओ कौन सा लगाऊं बीच में। ये 2 टाइप का चिन्ह होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो आरोही क्रम में लिखते हैं तो इनमें से कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं? इसको कि इसको? दाएं तरफ वाला? दाएं तरफ वाला चिन्ह को ना। ठीक, लगा रहा हूं दायां चिन्ह। देखो ये चिन्ह होता है छोटा है का और ये चिन्ह रहता है बड़ा है का। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 9 से। यहाँ इसी प्रकार ये पढ़ोगे कि ये संख्या छोटा है इससे और ये छोटा है इससे। तो ये जो लिखे हो आप, यही इसका आंसर है। ये आरोही क्रम है, नोट डाउन करो।